हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटल सुखेंद्र में आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार से संबंधित पुराने साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। और जो भी हमने इसके पहले वीडियो 1 और वीडियो नंबर 2 में देखा था साहित्यकार को लेकर के, उनको हम लोग एक रिवीजन के तौर पर भी देखेंगे और समझेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार से संबंधित जो भी आगे संभावित क्वेश्चन हो सकता है वो क्या बनेंगे, उनको भी समझेंगे इसी प्रश्न पत्र के आधार पर। तो मध्य प्रदेश के साहित्यकार को लेकर के अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखें तो पहले जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में चर्चा किया था, तो बताया था कि मध्य प्रदेश के साहित्यकार को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिनमें से प्रथम हमने देखा था प्राचीन काल के साहित्यकार यानी एंशियंट राइटर ऑफ एमपी। इसके बाद हमने मध्यकालीन साहित्यकार यानी मिडेवल राइटर्स ऑफ एमपी देखा। इसके बाद हमने आधुनिक काल के साहित्यकार यानी मॉडर्न राइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश के संबंध में जानकारी लिया था, जिनमें बहुत सारे हमने लोक साहित्यकारों को भी उसी में समझा था और जाना था। आगे उन्हीं पर आधारित जो कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसी पर आधारित हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आए हैं, खासकर एमपीपीएससी और एमपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पटवारी में भी यहाँ पे यदा कदा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन जैसे केशवदास, कवि केशवदास जी के बारे में पढ़ा था, पद्माकर, भूषण और कवि भर्तृहरि। तो अगर हम बात करें तो मध्यकालीन साहित्यकार में से नहीं है तो उनका ऑप्शन हमारा हो जाएगा भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है प्राचीन कालीन साहित्यकारों में से आते हैं और विक्रमादित्य के से बड़े भाई थे और ये अपना राजपाट छोड़ करके गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में जा करके वहाँ पर साधना की थी उज्जैन में। और वहीं बगल में भर्तृहरि की गुफाएं हैं जहाँ पे गुरु गोरखनाथ की समाधि है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि मध्यकालीन साहित्यकारों में से नहीं है तो भर्तृहरि हम लोग बोल सकते हैं। उसके पहले हमने पूरी तरह से चर्चा की है और देख सकते हैं कि कौन कौन से जो मध्यकालीन हैं, कौन कौन से आपके आधुनिक कालीन साहित्यकार हैं, उनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि मध्यकालीन साहित्यकारों में नाम आता है कवि जगनिक का, तो जगनिक के बारे में हमने चर्चा किया था, ये हमने देखा था वहाँ पे। इसके अलावा केशवदास जी के बारे में चर्चा किया था, सिंगा जी के बारे में जाना था, कवि पद्माकर, और ख़ासकर हमने एक जो खाग जी के बारे में जाना था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मध्यकालीन साहित्यकार में इनका नाम आता है। जबकि हमने बाणभट्ट, भवभूति, भर्तृहरि इन सभी के बारे में जाना था जो कि प्राचीन कालीन साहित्यकार रहे हैं। तो ये हमने समझा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हमने देखा था और जाना था। कालिदास जी को क्या कहा गया है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये हमने देखा था। अब इसमें आपको देख रहा होगा कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन, तो ये शाकुंतलम शब्द दिख रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ पे मिलता है। और कालिदास जी के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया था और जाना था कालिदास जी को जो है भारत का शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर से तुलना करते हुए माना गया है। और कालिदास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो संभवतः माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य रहे हैं। तो यहाँ पे हम कालिदास जी के बारे में देख सकते हैं। आगे अगर चलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कि गुलाबी उर्दू के जनक के रूप में जाने जाते हैं या माने जाते हैं। तो मुल्ला रमू जी का नाम हमने सुना है। मुल्ला रमू जी को गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। अब मुल्ला रमू जी ने गुलाबी उर्दू के नाम से बहुत सारी रचनाएं की है, जिनमें हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात कि गुलाबी उर्दू इनकी खुद एक रचना ही है,
इसके अलावा बात करें तो लाठी और भैंस उनकी रचना है, जिनको हमने पहले भी पढ़ा था। इंतिखाबे गुलाबी, इसके अलावा मिकालात गुलाबी, ये सभी नाम से वो लोग लिखते थे, जो कि मुल्ला रमू जी की रचना आती है। तो यहाँ पे गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं मुल्ला रमू जी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और मुल्ला रमू जी का जो संबंध है अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल से है, तो भोपाल से संबंधित है, भोपाल जिले से संबंध है इनका। और यहाँ पे हम इनके बारे में जानकारी रख सकते हैं। एक रचना और ध्यान रख सकते हैं, लाठी और भैंस। तो लाठी और भैंस भी इन्हीं की रचना है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलें, प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जटाशंकर था। अब देखिए, तो जटाशंकर जो था भूषण, कवि भूषण जी का जो उपनाम था जटाशंकर था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली बात कवि भूषण जी के बारे में हमने पहले भी बहुत सारा चर्चा किया था। अब कवि भूषण के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की थी, जिनमें से अगर हम बात करें तो चित्रकूट के राजा, उनका नाम था हृदय राम। तो चित्रकूट के राजा हृदय राम ने इनको उपाधि दी थी, उनके दरबार में ये रहते थे, और ये जो है रीतकालीन कवियों में से आते हैं। तो भूषण जी का नाम जो है रीतकालीन कवियों में से एक है। तो रीतकालीन कवियों में इनका नाम आता है, जिस तरह आपने पढ़ा था कबीर के बारे में, केशव दास, ये सभी रीतकालीन कवियों में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो चित्रकूट के शासक रहे हैं, तो उन्हीं के राज दरबार में ये रहते थे। यहाँ पे हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं। तो जटाशंकर उपनाम से अगर हम बात करें तो कवि भूषण जी का नाम आता है। और कवि भूषण ने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें हमने जाना था भूषण हजारा, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये सभी रचनाएं इनकी है, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और जिन लोगों ने अगर ये नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो संत सिंगा जी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे। तो हम लोग पहले से भी परिचित है संत सिंगा जी के बारे में। तो संत सिंगा जी जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। पीपल्या खुर्द जो खरगोन क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। और हमने बताया था सिंगा जी को लेकिन मालवा का कबीर कहा जाता है। और हमने इनके बारे में चर्चा किया था तो बताया था कि सिंगा जी का जो मेला लगता है निमाड़ क्षेत्र में लगता है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग सिंगा जी के बारे में देख सकते हैं। और सिंगा जी के संबंध में हमने बहुत सारी रचनाएं भी वहाँ पे पढ़ी थी, जिनमें खेम द्वारा रचित परचुरी, जिनके बारे में हमने चर्चा किया था पहले भी, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से साहित्यकार संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एमपीएसआई की दृष्टि से। तो अगर हम बात करें बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी जो है ये संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे हैं। संविधान निर्माता परिषद जो काउंसिल बनी थी उसमें इसके सदस्य के रूप में काम किए थे बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। अगर हम बात करें तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस होता है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, शाजापुर से। अब इनकी कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको अच्छे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो इनकी एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है उर्मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी एक रचना है रश्मि रेखा, जो कि अधिकतर पूछा जाता है रश्मि रेखा किसकी रचना है। तो उर्मिला हो गई, रश्मि रेखा हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुमकुम, कुमकुम के बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक प्रमुख रचना है आपलक। इसके अलावा हम बिस्पाई जन्म के, यह सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। तो यह हम लोग ध्यान रख सकते हैं, साहित्यकार संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, पूछा जा रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म की अगर हम बात करें तो होशंगाबाद का बाबई गांव था, वहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा, और यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंडित जी के नाम से जाना जाता है। और हमने चर्चा भी किया था कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो होता है वो जबलपुर में मनाया जाता है।
तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा चतुर्वेदी जी के बारे में ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ से आपको आएगा तो माखनलाल जो जन्म कहाँ बताना है, होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद का बाबई गांव है, वहाँ पे इनका जन्म है। अगर हम बात करेंगे संबंध है, लेकिन समारोह कहाँ मनाया जा रहा है, तो समारोह हम लोग अगर बात करेंगे तो जबलपुर में मनाया जा रहा है इनका समारोह। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर खास बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इनको एक उपनाम तो हमने जाना, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल में 1990 में माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो हमको बताना है 1990 में स्थापित हुआ है, जो कि कहाँ हुआ है, भोपाल में। तो यह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। वैसे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें हम लोग देख सकते हैं सबसे पहली बात, एक महत्वपूर्ण रचना जो एमपीएसआई तक में पूछा गया है, कृष्णार्जुन युद्ध, जो कि एक नाटक था। कृष्णार्जुन युद्ध के बारे में पूछा गया। इसके अलावा हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण। युगचरण थोड़ा ध्यान रखेंगे, युगचरण कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग युगचरण के बारे में भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। इसके अलावा समर्पण अगर हम बात करें, एक महत्वपूर्ण रचना है। समय के पाँव, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना रही है। और चिंतक की लाचारी, जो कि हमने पढ़ लिया है। आगे चलें, बात करें प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को रीति काल के काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, यहाँ पे ये आपको पूछा जा रहा है, जिनमें आपको दिया ऑप्शन केशवदास, कवि पद्माकर, भट्ट जी के बारे में, भूषण और बाणभट्ट। तो ध्यान रखना है इसमें आचार्य केशवदास, जो आचार्य केशवदास हैं, इनको रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो आचार्य केशवदास, जिनको हम कठिन काव्य का प्रेरित कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आचार्य केशवदास जी के बारे में, कि केशवदास जी को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेरित। केशवदास जी का संबंध मध्य प्रदेश के अगर हम बात करेंगे तो ओरछा से है, ये हमको ध्यान रखना है, ओरछा से है। और रीतिकालीन कवियों में इनका नाम आता है। और इनके समय में अगर हम बात करें तो ओरछा में एक शासक हुआ करते थे, मधुकर शाह। तो मधुकर शाह के अगर हम बात करेंगे तो दरबारी कवियों में से एक माने जाते हैं, अगर हम बात करेंगे आचार्य केशवदास जी के बारे में। तो आचार्य केशवदास जी को क्या कहा गया, कठिन काव्य का प्रेत। और इन्हें अगर हम बात करेंगे तो रीतकालीन कवियों में इनका नाम आता है, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इनका मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध है, तो हम लोग देख सकते हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के ओरछा से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि केशवदास ने रसिक प्रिया नामक रचना किसकी प्रेरणा से लिखी थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो केशवदास जी ने रसिक प्रिया नामक जो रचना लिखी थी, राम प्रवीण की प्रेरणा से लिखी थी। और राम प्रवीण एक शासक रहे हैं, उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने यह रचना की थी केशवदास जी ने। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राम प्रवीण जी। केशवदास जी के बारे में हालांकि हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लोक साहित्यकार सिरमौर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ये देखा गया। जिनमें से नाम आता है ईसूरी जी का। ईसूरी जी के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और इन्हें घनश्याम कश्यप के नाम से जाना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना की अगर हम बात करें, जहांगीर जस चंद्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईसूरी जी की। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बुंदेली लोक साहित्यकार के सिरमौर के रूप में किसको जाना जाता है, कवि ईसूरी जी को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना ईसूरी जी के बारे में। आगे प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 के बारे में, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है। तब तो हमारा आसान हो जाता है, अभी हमने चर्चा किया है, जिनमें हमने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या कहा जा रहा है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। यह हम अभी चर्चा कर चुके हैं। और हमने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो संबंध है होशंगाबाद के बावई से है। और हमने देखा कि इनको एक भारतीय आत्मा कहा जा रहा है। और हमने इनके बारे में एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी देखा, जो कि 1990 में भोपाल में स्थापित हुआ, ये हम लोग देख सकते हैं।
आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा आंसर हो जाएगा कवि घाघ। कवि घाघ अगर हम बात करें तो ये कृषि वैज्ञानिक के रूप से मध्य प्रदेश में प्रचलित हैं और इनकी काफ़ी मौसम और कृषि संबंधित कहावतें बहुत ही प्रचलित हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए कभी पूछा जाए किस कवि मध्य प्रदेश के किस लोक कवि की मौसम और कृषि संबंधी कहावतें प्रचलित हैं और वह अकबर का समकालीन है, तो हमको बताना है कवि घाघ जी हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कवि घाघ के संबंध में। तो इनको ध्यान रखना है, कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाना जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कि हरिशंकर परसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो हरिशंकर परसाई जी द्वारा जो महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन किया गया था वो थी वसुधा। तो यहाँ पे हमको वसुधा ध्यान रखना है। वसुधा का प्रकाशन 1956 में अपने मित्रों के साथ मिल करके हरिशंकर परसाई जी ने किया था, लेकिन 2 वर्षों बाद ये फिर बंद हो गई थी और ये भोपाल से प्रकाशित होती थी उस समय। तो भोपाल से आपको ध्यान रखना है, वसुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था? भोपाल से 1956 में हरिशंकर परसाई जी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता रहा है। आगे चलें, फिर से हरिशंकर परसाई जी के संबंध में क्वेश्चन और है। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखते थे व्यंग्यकार रहे, काफ़ी इन्होंने व्यंग्य लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो हरिशंकर परसाई जी को ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि एक व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग परसाई जी के बारे में जान सकते हैं। इनमें से अगर हम बात करें, इनकी बहुत सारी रचनाएं रही हैं, जैसे सदाचार का ताबीज, जो कि एग्जाम में आ भी चुका है, अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे इसके बारे में। तो सदाचार का तावीज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर हम देखें तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी। इसके अलावा अगर हम बात करें शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, ये सभी रचनाएं हम लोग इनके बारे में देख सकते हैं। जो हमने पढ़ा है आगे हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 15 की। और प्रश्न नंबर 15 में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी जी की हमने सभी रचनाएं पढ़ी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिधारा, तो त्रिधारा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, जिनके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वो इलाहाबाद से, लेकिन कर्मस्थली मध्य प्रदेश के जबलपुर में रही है और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही हैं। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं त्रिधारा के बारे में। इसके अलावा आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? अभी हमने देखा यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी की, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कालिदास जी की रचना कौन सी नहीं है। तो सिंपल सा समझ में आ रहा है यहाँ पे वैराग्य शतक, क्योंकि अगर शतक शब्द आएगा तो हमको ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था वह रचनाएं हो जाएंगी भर्तृहरि जी की। कवि भर्तृहरि जी की रचनाएं हो जाती है जिसमें शतक आता है, जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। यह सभी रचनाएं जो हैं कवि भर्तृहरि की हैं और भर्तृहरि के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। और मालवा उज्जैन से संबंधित हैं भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि भी रहे हैं अगर हम बात करें। आगे चलें, प्रश्न नंबर 17 की बात करें। तो प्रश्न नंबर 17 में अगर देखें तो निम्न में से कौन सी रचना भर्तृहरि की नहीं है? अब वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें कवि भर्तृहरि जी की रचना नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ऋतु संहारम जो है कालिदास की रचना है, जिनको भारतीय शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी रचना हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि किसकी है? कालिदास। तो यहाँ पे श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, शतक शब्द हम लोग यहाँ पे ध्यान सकते हैं, भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं और भर्तृहरि जी की रचनाएं यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे मालती माधव रचना किसने की थी? तो मालती माधव की अगर हम बात करते हैं तो भवभूति जी की रचना है ये। तो भवभूति जी के बारे में हमने पढ़ा है और हमने जाना है भवभूति के संबंध में। हम जानते हैं कि भवभूति जी का मूल नाम श्रीकंठ था और इन्हें उदुम्बर के नाम से भी जाना जाता था, ये हमने जाना था।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके हालांकि जन्म और निवास की उतना ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन मालती माधव इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। इसके अलावा दो रचनाएं इनकी और महत्वपूर्ण फेमस हुई हैं, जिनमें महावीर चरित और उत्तर रामचरित। तो भवभूति की रचनाओं में मालती माधव के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक हो जाता है महावीर चरित और एक हो जाता है उत्तर रामचरित। तो यह भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं और जान सकते हैं। आगे एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि सुमिलित करने के लिए दिया गया है, और देख सकते हैं कि एक तरफ लेखक है एक तरफ पुस्तक दिया गया है, तो लेखक और उनकी पुस्तकों को यहाँ पे मिलान करना है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो अगर हम बात करें तो बाणभट्ट, तो बाणभट्ट की जी रचना तो कादम्बरी है, ठीक है। भवभूति उत्तर रामचरित अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। केशवदास रतन बावनी बहुत इंपॉर्टेंट। पद्माकर जगत विनोद, हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हम लोग सुमिलित करना देख सकते हैं। ये तो सिंपल था, और भी कठिन इसमें बन सकता है, जिसको हम लोग अगर याद रखेंगे तो बन जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर, और यहाँ पे प्रश्न है कि राम रसायन किसकी रचना है। तो राम रसायन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राम रसायन जो है कवि पद्माकर जी की रचना है, और कवि पद्माकर जी का संबंध मध्य प्रदेश के सागर से है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो कवि पद्माकर जी के बारे में अगर पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से इनका संबंध है, और इनकी प्रमुख रचना है राम रसायन। और इसके अलावा अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो देखते हैं कि बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, महत्वपूर्ण रचनाओं में जगत विनोद जो कि हम लोग इसके पहले देखे हैं, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, और यहाँ पे हम लोग राम रसायन देख ही रहे हैं। तो पद्माकर जी का संबंध कहाँ से है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले से पद्माकर जी का संबंध है, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। आगे 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो ईसूरी ने किस भाषा में छंदों की रचना की है। सिंपल सी बात है, ईसूरी ने अधिकतर ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा में, जो कि बुंदेलखंड में, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में खासकर ब्रज भाषा का प्रचलन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मीरा है, रसखान है, ये सभी जो है ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा में कई रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईसूरी ने किस भाषा में छंदों की रचना की है, तो ब्रज भाषा में। तो यहाँ पे हम लोग ईसूरी जी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ें, आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। और 22 नंबर प्रश्न में अगर हम बात करें तो निम्न में से किस कवि ने कृषि एवं मौसम से संबंधित पदों की रचना की है। अब देखिए कई बार आया, तो हमने हालांकि चर्चा कर लिया है, किस कवि ने कृषि एवं मौसम संबंधित पदों की रचना की है, घाघ ने। तो जिनको कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाना जा रहा है, घाघ के बारे में हमने अभी चर्चा किया है, और कृषि मौसम संबंधित इन्होंने पदों की रचना की है, यह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं घाघ जी के बारे में। आगे चलें, फिर से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 23 में परचुरी का संकलन किसने किया। तो परचुरी का संकलन खेम द्वारा। तो सिंगा जी निमाड़ क्षेत्र से मालवा के जो कबीर कहलाए, तो सिंगा जी के शिष्य थे खेम ने, उनके जो संकलन रहा है सिंगा जी की, तो कबीर की जैसे वो साखियाँ लिखते थे, तो उनके पूरी रचनाओं का संग्रह यहाँ पे एकत्रित करने का श्रेय खेम को जाता है। तो खेम ने यहाँ पे परचुरी का संकलन किया। आगे पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही सिंपल प्रश्न, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। ये एग्जाम में यहाँ पे हम देख सकते हैं, हालांकि सभी एग्जाम में आए हैं, उनको लिखवाना संभव नहीं हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2012 के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में अभी हमने बहुत सारी रचनाएं चर्चा की थी, जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, कृष्णार्जुन युद्ध जो कि एक नाटक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहली बात कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना कौन सी नहीं है। तो अगर हम बात करें झांसी की रानी, ठीक है, ये तो है, मुकुल है, राखी की चुनौती भी है। अगर हम बात करें तो उर्मिला इनकी रचना नहीं है, क्योंकि उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं हम देख सकते हैं, झांसी की रानी, मुकुल है, राखी की चुनौती है, त्रिधारा है, सीधे साधे चित्र है,
ठीक है, बचपन है, ये सभी जो रचनाएं हैं यहाँ पे हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में देख सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का संबंध अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। ठीक है, वैसे जन्म तो इलाहाबाद से है, लेकिन संबंध मध्य प्रदेश के कर्मस्थली रही है जबलपुर में, इसलिए संबंध जबलपुर से बताया जाएगा। आगे यहाँ पे देखें, रश्मि रेखा। रश्मि रेखा किसकी रचना है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है रश्मि रेखा। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया कि रश्मि रेखा है, उर्मिला है, इनकी रचनाएं हैं। हम भी सिपाही जन्म के, कुमकुम है, आपलक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जिनको हम देख रहे हैं। और शाजापुर से संबंध, तब तो याद हो गया होगा कुल मिलाकर के कि बाल कृष्ण शर्मा जी का संबंध कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के कहाँ से है? शाजापुर से। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे नए 27वां नंबर प्रश्न के बारे में। और देखेंगे कि हरिशंकर परसाई अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग करते थे। MPPSC 2012 का ये प्रश्न है। तो हरिशंकर जी परसाई जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, सभी तीनों भाषाओं का ये प्रयोग करके रचनाएं करते थे, जो कि व्यंग्यकार रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलें, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। और यहाँ पे देखते हैं कि आल्हा खंड की रचना किसके द्वारा की गई। तो आल्हा खंड, अभी हमने बताया बुंदेलखंड में आल्हा गीत काफ़ी प्रसिद्ध है और जगनिक ने इसकी रचना की है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी ये प्रचलित आल्हा गीत, आल्हा खंड राजा परमार देव के समकालीन अगर हम बात करें तो जगनिक रहे हैं। तो उनके संबंध में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कवि जगनिक द्वारा, जिनको लोक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, बुंदेलखंड का लोक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है जगनिक को। तो कवि जगनिक के बारे में हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आल्हा खंड की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जगनिक के बारे में हम लोग जान सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की बात करेंगे। तो 29 में अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फेमस प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मैंने केवल एक एग्ज़ाम का लिखा है, काफ़ी एग्ज़ाम ये पूछा गया है। MPSI 2013 में आया था। आखिर ये जीके के पैटर्न से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, MPPSC में पूछा गया है। तो चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध इनका उपनाम है, एक उपाधि है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख रचनाओं में से एक है, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कामायनी एक पुनर्विचार, चूँकि कामायनी तो जयशंकर प्रसाद जी की है। तो कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, एक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले दिनकर जी की एक उर्वशी रचना है। इसके अलावा भारत इतिहास और संस्कृति, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शक्ति के अमृत घूंट। तो थोड़ा हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में, और खासकर चांद का मुंह टेढ़ा के संबंध में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलें, अगर हम बात करें यहाँ पे तो युग चरण किसकी रचना है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो यहाँ पे हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में काफ़ी चर्चा किया है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। आगे बढ़ें, यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 31 सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं सदाचार का ताबीज किसकी रचना है। तो सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई जी, जो व्यंग्यकार रहे हैं, तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। इसके अलावा इनके हमने बहुत सारी भी रचनाएं देखा भी है कि हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिल फिरे, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, ये सभी रचनाएं अभी हमने चर्चा की है हरिशंकर परसाई जी की, जो कि एक व्यंग्यकार है। तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे समझा। आगे अगर हम बात करें तो एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? एक साहित्यिक की डायरी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में अभी हमने चर्चा किया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना एक साहित्यिक की डायरी, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। चलें आगे देखते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो कालिदास की किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? MPPSC 2004 का ये प्रश्न है और भी एग्जाम में आया है। तो अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किसमें किया गया है? अब अमरकंटक का सौंदर्य ऋतु से संबंधित आ रहा है। ये ऋतु
ऋतु हम लोग ध्यान रखते थे ऋतु संहारम है। तो ऋतु संहारम में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ये व्यापक के एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी रचना हम देख सकते कुमार संभव शाकुंतलम हो गया, यहाँ पे शकुंतला के बारे में चर्चा है। मेघदूतम के यहाँ पे पूरी तरह से राम के जो वंशज हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रघुकुल के संबंध में। आगे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न हो जाता है अब हमारे लिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, कई बार अध्ययन कर लिया कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास की जी को कहा जाता है। संभवतः है उज्जैन से संबंधित रहे हैं। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास जी का नाम आता है, और कालिदास जी के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमने देखी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, जो कि ये नाटक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, ये सभी हम देख रहे हैं। और ये कभी हमने ऊपर देखा ही ऋतु संहारम। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं भारत का शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है, कालिदास जी को। तो प्रश्न नंबर 35 की बात करें, 35 में आ जाते हैं और हम देखते हैं प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। यह थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको मैंने कई एग्जाम में देखा है कि प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। पद्माकर, कवि पद्माकर जी को माना जाता है प्रबोध पचासा के रचनाकार, जो कि मध्य प्रदेश के सागर से संबंधित है। अभी हमने चर्चा की, आइए बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है, तो बात करेंगे कवि पद्माकर, जो कि मध्य प्रदेश के सागर से हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको रचना बताया कि गंगा लहरी है, राम रसायन है, बहादुर बिरुदावली है, प्रताप सिंह बिरुदावली है, जगत विनोद है, अलीजा प्रकाश है, कली पच्चीसी है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 36 की बात करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं तूस की आग। ये यहाँ पे तूस है, तो तूस की आग हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो तूस की आग किसकी रचना है, एमपीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है तूस की आग। यहाँ पूस की आग नहीं है, पूस की रात एक अलग रचना है जो कि हमको ध्यान रखना है, वो प्रेमचंद की है, जिनको कलम का सिपाही कहा जाता है। तो प्रेमचंद की रचना है। यहाँ हम बात करें तूस की आग, बड़ा तू है, तूस की आग किसकी रचना है, तो हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, ये हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से इनका संबंध है, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। तो प्रश्न नंबर 37 में अगर हम आते हैं, देखते हैं पूछा गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कवि भूषण। अब भूषण के बारे में हमने काफ़ी यहाँ पे चर्चा कर लिया है, जिसमें भूषण हजारा पढ़ा, भूषण उल्लास पढ़ा, भूषण उल्लास पढ़ा, शिवा बावनी पढ़ा, शिवराज भूषण पढ़ा। तो हमने भूषण जी के बारे में पढ़ा है। और भूषण जी को जो है रीतिकालीन कवियों में से एक माना जाता है। लेकिन भूषण जी का जन्म अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कानपुर में हुआ है, और फिर ये आके बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ दिनों तक रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं छत्रसाल दशक के बारे में। इसके अलावा प्रश्न नंबर 38 की ओर बात करें तो देखते हैं कि बिखरे मोती किसकी रचना है, एमपीपीएससी 2016 का प्रश्न है। तो बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना हो जाती है। तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो भी हमने चर्चा कर लिया सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में, और हमने बताया कि इनकी एक महत्वपूर्ण जो रचना अधिकतर पूछी गई, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, जो हम लोग देख चुके हैं, बता चुके हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39, मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा क्या थी। ये हमने पहले ही स्लाइड में चर्चा किया था। आज हम शुरुआत किए थे मध्य प्रदेश का साहित्यकार, तो वहाँ पे हमने चर्चा किया था कि मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा जो थी वो संस्कृत थी। तो संस्कृत में अधिकतर रचनाएं प्राचीन काल में होती रही हैं, जिनको लेकर के हमने चर्चा किया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे। तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, जिनमें खरगोन पिपल्या खुर्द आता है, वहाँ से संबंधित है। अभी हमने इनके बारे में काफ़ी चर्चा किया है कि इनको मालवा का कबीर कहा जाता है, और संत सिंगा जी का मेला जो है निमाड़ क्षेत्र में लगता है। इसके अलावा हमने बताया कि निमाड़ में ही इनके एक शिष्य रहे कालू जी का भी मेला लगता है। तो सिंगा जी के बारे में हम लोग ने चर्चा किया, काफ़ी ये संत कवि रहे हैं, और काफ़ी अगर हम बात करें समाज सुधारक के रूप में उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया था।
तो सिंगा जी के बारे में हमने देखा, खेम द्वारा रचित परचुरी जो है सिंगा जी के बारे में बताते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को लेकर के प्रश्नों को देखा। अब यह कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए जो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे हमको बता सकते हैं। इसके बारे में सिंपल हमने चर्चा कर लिया है और बहुत ही सरल प्रश्न है। मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? भवभूति, सिंगा जी, कालू जी, मुल्ला रमू जी। एक दूसरा प्रश्न बताना है, कालिदास किसके दरबार में नवरत्न में शामिल थे? एमपीएसआई 2011 क्वेश्चन है, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि विक्रमादित्य के दरबार में, के हर्षवर्धन जी के दरबार में, परमाल, छत्रसाल किसके दरबार में राजकवि थे, नवरत्नों में शामिल थे या राजकवि थे, ये आपको बताना है। तो ये दो प्रश्न आप लोग यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे जानकारी देना है और बताना है। आगे थैंक यू, और थैंक यू के पीछे ये आपको मास्क लगाए हुए व्यक्ति दिख रहा है, और इसी तरह आप लोग को भी मास्क लगा के रखना है और स्टे होम सेफ एंड गो कोरोना।